हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का लेक्चर नंबर 17 पढ़ाने जा रहा हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट टॉपिक के बारे में नीट में, जे एग्जाम में एडवांस लेवल तक जितने टाइप के प्रॉब्लम पूछे गए हैं और जितने टाइप के प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंबल म्यू होता है और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि म्यू जो मैथमेटिकल माइक्रोन नहीं है, यहाँ पे म्यू सिंबल का मतलब डाइपोल मोमेंट से है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसका अपना सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि इट हैव सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखा जाए तो अगर दो अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ कोई कंपाउंड है जहाँ पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो उसको हम लोग डाइपोल कहेंगे। जैसे मार्कर है, मार्कर का हेड अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, टेल अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग डाइपोल कहेंगे। ये मार्कर देखिए, हेड अलग तरीके का दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर और टेल अलग तरीके से, इसको हम लोग कहेंगे डाइपोल कहेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक कोई चार्ज पार्टिकल ये है जिस पर प्लस Q यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और कोई दूसरा ऐसा है जिस पर माइनस Q यूनिट का निगेटिव चार्ज है। दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं बताना चाहता हूँ कि सेम है, लेकिन एक पर पॉजिटिव साइन है और दूसरे पे कैसा साइन है, निगेटिव साइन है। अगर इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इसके न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस माना जाए कि यहाँ पर ये डिस्टेंस d है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग डाइपोल मोमेंट किसको कहेंगे, म्यू इक्वल टू Q इंटू D। यही डाइपोल मोमेंट हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से चाहे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, दोनों में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं डाइपोल मोमेंट कहते हैं। फिर से एक बार आप समझिएगा, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से किसी भी पार्टिकल का चार्ज का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर निगेटिव चार्ज के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, म्यू कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुआ। इसके बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर कि इसके यूनिट के बारे में, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहले सीजीएस सिस्टम में देखते हैं। सीजीएस सिस्टम में तो म्यू इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी होती है क्यू की वैल्यू, अगर इस क्यू की वैल्यू की हम लोग बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ESU होता है। तो ये देखेंगे तो ये 1 × 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट हुआ इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर हुआ। यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। E का मतलब इलेक्ट्रोस्टेट, S का मतलब स्टेट और U का मतलब यूनिट। ये चार्ज की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में। और ये सेंटीमीटर क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, म्यू की वैल्यू इतनी होती है और ये वैल्यू कब होती है, सीजीएस सिस्टम में।
अगर इसको हम लोग एसआई सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो एसआई सिस्टम के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा इस बात को समझते हैं। अगर हम लोग एसआई सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए, एसआई सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 1 ESU है, ये वैल्यू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। चाहे एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हो या एक यूनिट का निगेटिव चार्ज हो, चार्ज की वैल्यू इतनी होती है। और इसमें अगर हम लोग 4.803 इंटू 10 के पावर -10 से डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वैल्यू 3.33564 इंटू 10 के पावर -10 कूलम, ये इतनी वैल्यू आ जाती है। और अगर इस यूनिट को, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। और आप जानते हो कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, 1/100 यानी कि 10⁻² मीटर। तो अगर इस वैल्यू में मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है कि म्यू इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10 के पावर -18 इंटू 3.335 इंटू 10 पावर -10 हो गया। ये ESU की जगह मैंने वैल्यू रख दी, ESU की जगह 1 ESU की वैल्यू इतनी होती है, ये इतने कूलम हो गया। और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा म्यू इक्वल टू 3.335 इंटू 10 पावर -18 और -2 कितना हो गया, 10 पावर -30 हो गया। तो ये देखिए 3.335 इंटू 10 के पावर -30, ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, ऐसे हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 1 डिवाई के इक्वल भी होता है। तो 1 डिवाई की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1 डिवाई की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर -18 सेंटीमीटर भी होती है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की है कि 1 डिबाई क्या होता है, डिबाई मतलब कैपिटल डी हो गया है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, यूनिट होती है। ये 1 इंटू 10 पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर, इतनी वैल्यू होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 डिबाई इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर -18 ESU सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। अगर हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आइए यहां पे हम लोग देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक हो गया होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर पहली कैटेगरी में होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जो सेम एलिमेंट के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, ये सारे के सारे
होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। तो यहां पे आप देखेंगे जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू की वैल्यू यह हमेशा इनके केस में 0 होता है। और क्यों 0 होता है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। जैसे देखिए 2 हाइड्रोजन एटम हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो जो चार्ज एक हाइड्रोजन पे होगा वही दूसरे पे भी होगा, जो एक ऑक्सीजन एटम पे होगा वही दूसरे ऑक्सीजन एटम पे भी होगा, जो एक नाइट्रोजन एटम पे होगा वही दूसरे नाइट्रोजन एटम पे भी होगा। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। चार्ज सेपरेशन ना होने की वजह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हम लोग कह सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन, एब्सेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर मैं यहीं पे बात करता हूं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, ये हेटेरो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता हूं, तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो 2 अलग अलग एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये सब हो गए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि हाइड्रोजन हाइलाइड HF, HCl, HBr, HI, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और इन सभी मॉलिक्यूल्स के केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं होती है। और 0 क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन पाया जाता है। कैसे? अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में देखें तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन और क्लोराइड में देखें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड की केस में देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इस इंपॉर्टेंट बात को आप समझिएगा। अगर हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं तो जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा डायपोल मोमेंट वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल किस बात पे डिपेंड करती है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। डेल्टा EN, डेल का मतलब डिफरेंस, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही अधिक पोलर होगा, तो उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट एक रामबाण है हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में डायपोल मोमेंट समझने के लिए, जानने के लिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे 4 मॉलिक्यूल दिया गया, कहा जाएगा कि इसका मैक्सिमम डायपोल मोमेंट वैल्यू किसका होगा या मिनिमम डायपोल मोमेंट वैल्यू किसका होगा, या इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर डायपोल मोमेंट का लिखिए बताइए, या डिक्रीजिंग ऑर्डर डायपोल मोमेंट का बताइए। डायपोल मोमेंट वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम किसका डायपोल मोमेंट होगा इन चारों में से, मिनिमम किसका होगा इन चारों में से, या चारों का जो था डायपोल मोमेंट वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डायपोल मोमेंट वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI इन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, हाइड्रोजन के हाइलाइट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू HF में सबसे ज़्यादा होगी, इससे कम HCl में, इससे भी कम HBr में, इससे भी कम HI में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HF मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इससे कम HCl में है, इससे कम HBr में है और सबसे कम HI में है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगे। अब इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट वैल्यू हम लोग किसके बेस पर देख सकते हैं, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पर। और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये HF मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ये देखिए ये HCl का मॉलिक्यूल हो गया, ये HBr का मॉलिक्यूल हो गया और ये HI का मॉलिक्यूल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका 2.1 होता है हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का 4.0 होगा, क्लोरीन का 3.0 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 ही होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, आयोडीन का 2.5 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लिखा है, डायटोमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लिखा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.9 हो गया, यहाँ पे 0.9 हो गया, यहाँ पे 0.7 हो गया और यहाँ पे 0.4 हुआ। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस HF में है, उससे कम HCl में, उससे कम HBr में, उससे कम HI में है। तो यानी कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा HF में होगी, उससे कम HCl में होगी, उससे भी कम HBr में होगी, उससे कम HI में होगी। अब अगर हम लोग म्यू वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि डायपोल मोमेंट के वैल्यू की बात करते हैं, तो ये वैल्यू होती है 1.79 डिबाई होती है। डी मतलब डिबाई हो गया, यूनिट है ये। इसकी वैल्यू 1.07 डिबाई होती है, इसकी वैल्यू 0.78 डिबाई होती है और इसकी वैल्यू अगर आप देखते हो तो 0.38 डिबाई होता है। तो यानी कि अगर हम लोग इसका ऑर्डर देखें तो क्या समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट HF में, उससे कम HCl में, उससे भी कम HBr में और सबसे कम HI में। तो ये इधर से इधर की तरफ जाने पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू आपको मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जेईई में, नीट में, एडवांस एग्जाम, किसी भी एग्जाम में वैल्यू कभी नहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा। बस मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस ये पूछा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे डायपोल मोमेंट किन मॉलिक्यूल्स में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 से अधिक सेम या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम लोग देखेंगे डायपोल मोमेंट। आइए थोड़ा पानी पी लेता हूं, इसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में देखें तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है,
सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और उससे जुड़े हुए सभी एटम सेम एलिमेंट के हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उन सभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। एक बात मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूरे मॉलिक्यूल पे देखते हैं, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ कम से कम 2 बॉन्ड तो जुड़े होंगे, 2 से अधिक 3 बॉन्ड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो कम से कम 2 एटम तो जरूर जुड़े होंगे, 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 कुछ भी एटम हो सकते हैं। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम लोग नेट डायपोल मोमेंट देखते हैं और नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब ये जो वैल्यू होती है नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सेंट्रल एटम से जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, सेंट्रल एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, साथ ही साथ जो इसकी ज्योमेट्री यानी कि बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंड करती है। तो आपको याद रखना होगा कि 3 बातों पर डिपेंड करती है, सेंट्रल एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनके साथ बॉन्ड लेंथ क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है। और तीसरी बात, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये बातें ध्यान रखना होगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। अब इसको यहीं पे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, तो ऐसे मॉलिक्यूल के केस में म्यू नेट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ऑलवेज। और यहीं पर एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो अनसिमेट्रिकल है, यानी कि सेंट्रल एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन अगर उसका शेप लीनियर है, तो उसका भी नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है। जैसे अगर कोई अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और सेंट्रल एटम पे उस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन उसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है या कोलिनियर या डायगोनल भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे मॉलिक्यूल की केस में भी म्यू नेट की वैल्यू 0 होगी। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल उसको कहेंगे जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन अगर उसका शेप लीनियर आ रहा है या कोलिनियर या डायगोनल आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में उसमें भी नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं और वो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आप समझिएगा जहां पर उनका डायपोल मोमेंट वैल्यू, नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है। पहले सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल BeCl2 हो गया, CO2 मॉलिक्यूल हो गया, HgCl2 हो गया यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, बेरिलियम फ्लोराइड हो गया, BeF2 हो गया, ZnCl2 हो गया, बेरियम हाइड्राइड हो गया, BeH2। इस तरीके की कोई भी मॉलिक्यूल है तो इन सभी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर ज्योमेट्री होता है। इनमें sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इन सभी मॉलिक्यूल की केस में म्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बताता हूं और ये एक्सेप्शन कई बार नीट और जे एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यह हाइड्रोजन साइनाइड है, HCl, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
इसको प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। ये देखिए, यह हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है। इसके केस में लग रहा है कि इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इसके केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। जबकि इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसका शेप कैसा होता है, लीनियर शेप होता है। इसमें sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन म्यू नेट की वैल्यू इसके केस में 0 नहीं होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब मैं आपको कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी और बताने जा रहा हूँ। ये मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था। आइए कुछ दूसरे एग्जांपल हम लोग देखते हैं ऐसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में जिनका नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है। ये मैं आपको अप टू एडवांस लेवल तक की सारी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व कर लेंगे। डायपोल मोमेंट का कोई भी टॉपिक होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो। जैसे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, बोरॉन का कोई भी कंपाउंड है, जैसे BF3 हो गया, BS3 हो गया। ऐसे जो तक कार्बन के मॉलिक्यूल्स जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, उन सभी के केस में आप देखोगे तो यहाँ पे इनका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इनकी अगर हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 टाइप का होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नेट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे CH4 हो गया मीथेन, SiH4 हो गया सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड या सिलेन इसको कहते हैं। ये देखिए सल्फेट आयन हो गया SO4 माइनस माइनस हो गया। ये देखिए PO4 3 माइनस हो गया फॉस्फेट आयन। SnCl4 हो गया टिन टेट्राक्लोराइड हो गया। ClO4 माइनस हो गया परक्लोरेट आयन हो गया। SO5 सल्फर पेंटाऑक्साइड, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज। BF4 माइनस, इसके अलावा PO5 3 माइनस, ये अमोनियम आयन NH4 प्लस। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सभी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है। ये देखिए टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप होता है। इनका अगर हम लोग देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 टाइप का होगा। और इनके केस में भी म्यू नेट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नेट की वैल्यू इनके केस में भी 0 होती है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SbCl5 की बात है। तो इन सब के केस में देखेंगे तो इन सब के केस में कैसा होगा इसका शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। और यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनके केस में भी म्यू नेट की वैल्यू, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर हम लोग कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ दूसरे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का देखेंगे जहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है। इन बातों को समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, FeCO5
ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका आईयूपीएसी नेम होता है पेंटा कार्बोनिल आयरन, और आयरन पे 0 चार्ज है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका शेप भी कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। म्यू नेट की वैल्यू यहाँ भी 0 होती है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। और इसके केस में भी म्यू नेट की वैल्यू 0 होती है, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SF6 हो गया, PF6 माइनस हो गया, इसी तरीके से SnCl6 माइनस हो गया। इन सबके केस में देखते हैं तो इसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 टाइप की होगी। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसके केस में म्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये सारी बातें आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से और एग्जांपल्स की लिस्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये सब एग्जांपल का खेल है, तभी आप जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 7, FeCN6 4 माइनस, यानी कि आयरन पे यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ये FeCN6 यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो आयरन यहाँ पे फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इनका शेप भी कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ये किस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, D2sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। और इनके केस में भी जब म्यू नेट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कैसा होता है, 0 होता है। इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनोफेरेट और ब्रैकेट में सेकेंड आयन। इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनोफेरेट ब्रैकेट में थर्ड आयन। ये आईयूपीएसी नेम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर अगर हम लोग 8 की बात करते हैं तो देखिए जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, XeF4 है, ICl4 माइनस है। ये इन मॉलिक्यूल के केस में इसका शेप कैसा आता है, स्क्वायर प्लेनर आता है, ऑक्टाहेड्रल कह सकते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर प्लेनर भी कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप भी कह सकते हैं। जैसे जिनॉन के केस में देखेंगे तो 4 फ्लोरीन बॉन्ड से जुड़े हैं और जिनॉन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल शेप भी कह सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर शेप भी बना सकते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3d2 टाइप का होता है। और इसके केस में भी म्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नेट की वैल्यू 0 होती है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, नेट वैल्यू। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल की लिस्ट को मैं आगे और बढ़ाता हूँ। ये मैं आपको बहुत आगे की हाई लेवल के डायपोल मोमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, अगर हम लोग बात करते हैं IF7 आयोडीन सेप्टाफ्लोराइड की बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 टाइप का होता है, ये सबको मालूम है। और अगर इसका शेप देखते हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होता है, बाइपिरामिडल। ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्योंकि आयोडीन पर कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है और साथ ही साथ आयोडीन से जुड़े हुए 7 फ्लोरीन के ही एटम हैं।
तो इसके केस में भी म्यू नेट की वैल्यू क्या होती है, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल नंबर 10 की बात करता हूं, 10वें एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग देखें, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिब्डेनम है CN8, ये देखिए इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है। इसका शेप हेक्सागोनल पिरामिडल शेप होता है, इसका शेप हेक्सागोनल पिरामिडल शेप होगा। इसके केस में अगर हम लोग देखें तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, D4sp3 टाइप का होगा। यह D4sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में है, तो इसके केस में म्यू नेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर इसका आईपीसी नेम देखा जाए तो ऑक्टा साइनो मॉलिब्डेनेट आयन, और मॉलिब्डेनम पे कितने चार्ज होंगे, यहाँ पे 8 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो मॉलिब्डेनम पे 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑक्टा साइनाइटो मॉलिब्डेनेट ब्रैकेट में 4 आयन लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। अगर हम लोग देखें, ये MnO4 माइनस है, इसको कहते हैं परमैग्नेट आयन कहते हैं, ये परमैग्नेट आयन कहलाएगा। ये MnO4 2 माइनस है, इसको मैग्नेट आयन कहते हैं, मैग्नेट आयन कहते हैं। ये देखिए इसी तरीके से CrO4 2 माइनस है, इसको क्रोमेट आयन कहते हैं, ये कहलाएगा क्रोमेट आयन कहलाता है। और फिर ये देखिए Cr2O7 2 माइनस है, इसको डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। हम सभी लोग इसको जानते हैं, कई बार आ चुका है एग्जाम्पल्स में। तो ये सब जितने भी हैं, इन सब के केस में देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसका भी होता है। यहाँ भी सेंट्रल एटम का sp3 होगा, यहाँ भी sp3 होगा, यहाँ भी कैसा होगा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये सभी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके केस में नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कुछ और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 तक मैंने आपको बताया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस मैंने लिखा था कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और उस अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर उसका शेप लीनियर है तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखें। 12 होगा कि 13 होगा मैम? एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। जैसे I3 माइनस हो गया, जैसे अगर हम लोग देखते हैं XeF2 हो गया, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये ICl2 माइनस हो गया, ये सब। तो ये कैसे मॉलिक्यूल हैं? ये सारे के सारे तीनों एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। और ये ऐसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, क्यों हैं? क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब का शेप कैसा होगा? लीनियर शेप होगा। तो इनका शेप कैसा होता है? लीनियर शेप होता है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके केस में
नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, म्यू नेट की वैल्यू 0 होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। ऐसा किसी और दूसरे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में नहीं होगा, तो इसलिए इसको मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला एक एग्जाम्पल और मैं बताऊं, एग्जाम्पल नंबर 13। दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है फेरोसिन और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है डाइबेंजीन क्रोमियम। ये देखिए, एक कंपाउंड है जिसका नाम है फेरोसिन और दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है डाइबेंजीन क्रोमियम। अगर फेरोसिन का फॉर्मूला हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? C5H5 होल ट्वाइस Fe, ऐसे हम लोग लिखेंगे। और इसी तरीके से डाइबेंजीन क्रोमियम का फॉर्मूला लिखेंगे C6H6 होल ट्वाइस Cr, ऐसे लिखेंगे। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स के केस में म्यू नेट की वैल्यू 0 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और ये दोनों कंपाउंड्स, इनका कॉमन नेम, इन दोनों कंपाउंड्स का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम है सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड, ये देखिए, तो सैंडविच कंपाउंड इसको कहते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जेईई एडवांस एग्जाम में तो कई बार ये पूछा जा चुका है कि सैंडविच कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सैंडविच कंपाउंड किसको कहते हैं? फेरोसिन और डाइबेंजीन क्रोमियम को कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बाद में बना के आपको दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ मैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लूँगा, उसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू कैसे 0 आता है। आज मैंने जितने एग्जाम्पल बताया, दिखाया कि नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 हो रहा है, तो कैसे 0 आता है, स्ट्रक्चर बना के, ज्योमेट्री बना के मैं आपको समझाऊंगा। और कुछ दूसरे और एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मैं बताऊंगा। ये टॉपिक लंबा है क्योंकि मैं जेईई एडवांस लेवल तक के सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से मेरे वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।